साफ ज़ाहिर था कि वो इन पे बोझ नहीं बनना चाहती थी और शायद उसके ज़हन में ये होगा कि कहीं कोई उसे मुफ्त खोरा ना समझे। अपनी इज्जत नफ्स और वक़ार को उसने हमेशा कायम रखा था। मखमल खुद को उसका ज़ेरे बार महसूस करने लगी थी। हुमायूं से उसकी मुलाकात ना होने के बराबर होती थी। वो कभी दोपहर में घर आता और कभी रात को। खाना वो अपने कमरे में खाता और फिर वहीं रहता। अक्सर बहुत रात गए घर आता। वो इंतज़ार में लाउंज में व्हील चेयर पर बैठी होती। वो आता, सरसरी सा हाल पूछता और ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ जाता और वो उसकी पुश्त को नम आंखों से देखती रह जाती। तैमूर दोपहर में स्कूल से आता था। वो खाना डाइनिंग टेबल पे अकेले खाता था। अगर महमूद को उधर बैठते देखता तो फौरन वापस चला जाता। नतीजतन बल्किस को उसके कमरे में खाना दे आती। वो जंक फूड खाता था, बर्गर पैटीज के डब्बों से फ्रीजर और फ्रेंच फ्राइज के आलू से सब्जी वाली टोकरी भरी रहती। खाने पीने का वो बहुत शौकीन न था। स्कूल से लाई चिप्स के पैकेट्स और चॉकलेट्स अमूमन खाता नजर आता। शाम को टीवी लाउंज में कार्टून लगाए बैठे रहता। अगर मखमल को आते ही देखता तो उठकर चला जाता। वो जान ही ना पा रही थी कि वो इतना नाराज किस बात पर है। आखिर उसने किया ही क्या है। इस घर की वो तीन मकीन अजनबियों की तरह रह रहे थे और अब वो चौथी अजनबी उनकी अजनबियत पटाने को आ गई थी। फरिश्ते शाम में शायद मस्जिद जाती थी। वो गालबन अब शाम में क्लासेस ले रही थी। मखमल ने एक दफ़ा पूछा तो वो उदासी से मुस्कुरा दी थी। सुबह की क्लासेस लेना हस्पताल की वजह से मुमकिन न था। मुख्तसरन बताकर वो हिजाब दुरुस्त करती बाहर निकल गई थी। वो मखमल का बहुत ख्याल रखती थी। उसकी दुआ, मसाज, मफलूज अज़ा की एक्सरसाइज, फिजियोथेरापिस्ट के साथ उसकी मेहनत करना, फिर ग़िज़ा का ख्याल, वो अनथक लगी रहती, बिला किसी अजर की तमन्ना किए या एहसान जताए। उस शाम भी फरिश्ते मस्जिद गई हुई थी। जब स्याह बादल आसमान पे छाने लगे, हुमायूं तो कभी भी शाम में घर नहीं होता था। तैमूर जाने कहाँ था। वो अपने कमरे की तरफ खिड़की से बाहर मंजर देख रही थी। देखते देखते दिन में रात का समा बन गया। बादल जोर से गरजने लगे। मोटी मोटी बूंदें टिप टिप करने बनने लगी। बिजली कड़कती तो एक लम्हे को खौफनाक सी रोशनी बिखर जाती। उसे बारिश से पहले कभी डर नहीं लगा था, मगर आज लग रहा था। हुमायूं नहीं था, फरिश्ते भी नहीं थी। उसे लगा वो बहुत अकेली है, तन्हा है। बिजली बार बार कड़क रही थी, साथ ही उसकी धड़कन भी तेज हो गई थी। बेख्तियार उसे पसीना आने लगा। क्या करे, किसे बुलाए। वो तेजी से व्हील चेयर के पहिए दोनों हाथों से चलाती लाउंज में आई। फोन एक तरफ तपाई पे धरा था। उसके साथ एक चिट भी थी जिसमें हुमायूं और फरिश्ते के नंबर लिखे थे। वो गालबन तैमूर के लिए लिखे गए थे। उसने कपकपाते हाथों से रिसीवर उठाया और फरिश्ते का नंबर डायल किया। फिर रिसीवर कान से लगाया। घंटी जाती रही मगर वो उठा ना रही थी। गालबन क्लास में थी। उसने मायूस से फ़ोन रखा। तभी निगाह दोबारा उस चिट पे पड़ी। कुछ सोचकर उसने धड़कते दिल के साथ रिसीवर दोबारा उठाया। नंबर डायल करते हुए उसकी उंगलियां लरज रही थी। तीसरी घंटी पे हुमायूं ने हेलो कहा था। हेलो हुमायूं। वो मुश्किल पाई थी। कौन? मैं मखमल। दूसरी जानब एक लम्हे को सन्नाटा छा गया। हाँ बोलो। मसरूफ सरमैद सी आवाज़ उभरी। आप आप किधर हैं? प्रॉब्लम क्या है? कदरे बेजारी। वो बाहर स्ट्रोम तूफान आ रहा है, मुझे डर लग रहा है। प्लीज़ आप घर आ जाएं। उसका गला रुन गया, आंखें डुबडुबा गई। ओहो, मैं मीटिंग में बैठा हूँ, अभी कहाँ से आ जाऊँ? मुझे नहीं पता। प्लीज़ आ जाएं जैसे भी हो। बाहर तूफान का शोर बढ़ रहा था, साथ ही उसके आंसू में शिद्दत आ गई थी। मैं नहीं आ सकता। फरिश्ते या किसी मुलाजमा को बुला लो। वो चिल्लाया था। फरिश्ते घर पर नहीं हैं, आप आ जाएं प्लीज़। हुमायूं, क्या बकवास है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम माजूरी का ड्रामा रचाकर मेरी हमदर्दी हासिल कर सकती हो तो इस ख्याल को दिल से निकाल दो और मुझे मेरी ज़िंदगी में जीने दो। खुदा के लिए अब पीछा छोड़ दो मेरा। और ठग से फ़ोन बंद हो गया। वो सख्ते के आलम में रिसीवर हाथ में लिए सुन सी बैठी रह गई। कितने लम्हे गुजरे, कितने बादल गरजे, कितनी बिजली चमकी, कितने कतरे बरसे। वो हर शे से गाफल बिना पलक झपके शल सी बैठी थी। लब अध खुले, आंखें फटी फटी और हाथ में पकड़ा रिसीवर कान से लगा। वो कोई मुजस्मा था जो टेलीफोन स्टैंड के साथ इस व्हील चेयर पर बेहिस हरकत पड़ा था। फिर कितनी देर बाद रिसीवर उसके हाथ से फिसला और नीचे लुढ़क गया। उसके ज़मीन से टकराने की आवाज़ पर बेख्तियार उसने पलकें झपकी और आन की आन उसकी आंखों से आंसू लबरेज हो गए। उसकी हिचकी बन गई थी और पूरा वजूद लरज रहा था। वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रही थी। हुमायूं ने इसे वो सब कहा था, इतने गुस्से और बेजारी से जैसे वो इससे उकता चुका था। हाँ, वो मर्द था, वजीह शानदार सा मर्द। कब तक एक कोमे में बेहोश नीम पड़ी नीम मुर्दा बीवी की पट्टी से लगा रहता। उसको अब मखमल की ज़रूरत ना थी। उसे अब मखमल के वजूद से भी उकताहट होती थी। शायद वो अब इससे शादी करने पर पछता रहा था। अपनी वक्ती जज्बातियत पे नादम था। दफातन आहट पे उसने आंखें खोली। तैमूर सामने सोफे के उस तरफ खड़ा उसे देख रहा था। चुपती खामोश निगाहें जिनमें अजीब सा तनफ्फुर था। तैमूर, उसकी जख्मी ममता बुलाई। इधर मेरे पास आओ बेटा। उसने दोनों हाथ फैलाए, शायद वो इसके गले से लग जाए, शायद कि हुमायूं के रवैये की तपश कुछ कम बढ़ जाए। आई हेट यू, वो तड़क कर बोला और उसे देखते हुए 2 कदम पीछे हटा।
ہمایوں کے الفاظ کیا کم تھے جو اوپر سے اس 7 سالہ لڑکے کا انداز اس کی روح تک چھلنی کر گیا۔ میں نے کیا ہے تیمور؟ تم ایسے کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ؟ کیوں ناراض ہو مجھ سے؟ یو لیفٹ می دین آئی نیڈ یو۔ اگر آپ نے مجھے اس وقت چھوڑ دیا جب مجھے آپ کی ضرورت تھی، وہ زور سے چیخا تھا۔ آئی ہیٹ یو فار ایوری تھنگ۔ وہ مڑ کر بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ لمحے بھر بعد اس نے زوردار آواز سے تیمور کے کمرے کے دروازے کو بند ہوتے سنا۔ کیا تمہیں چھوڑنے میں میرا اپنا اختیار تھا تیمور؟ تم اتنی سی بات پر مجھ سے ناراض نہیں ہو سکتے؟ شاید تمہارے باپ نے تمہیں مجھ سے بدظن کیا ہے۔ وہ دل سے سوچتی ہوئی کمرے میں واپس آئی تھی۔ اس کے ریپل بیڈ کے سائڈ ٹیبل پہ سفید کور والا قرآن رکھا تھا۔ اس نے آہستہ سے اسے اٹھایا اور دونوں ہاتھوں میں تھامے اپنے سامنے کیا۔ سفید کور پہ مدھم سا میٹھا میٹھا میم لکھا تھا۔ جانے اس نے کیوں، کب اور کدھر لکھا تھا، وہ کوشش کے باوجود یاد نہ کر پائی۔ پھر سر جھٹک کر اسے وہاں سے کھولا جہاں سے فجر کے بعد تلاوت چھوڑ دی تھی۔ اس نے وہ آیت دیکھی جہاں بک مارک لگا تھا، پھر تعوذ و تسمیہ پڑھا اور اگلی آیت سے پڑھنا شروع کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ تمہیں ان کی بات غمگین کرتی ہے۔ اس نے بے یقینی سے آیت کو دیکھا۔ ہم جانتے ہیں کہ تمہیں ان کی بات غمگین کرتی ہے، بس وہ تمہیں اکیلا نہیں جھٹلاتے ہیں بلکہ وہ تو اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس نے پھر سے پڑھا اور پھر دم بخود سے ہو کر ایک ایک حرف کو انگلی سے چھونے لگی۔ کیا وہ واقعی ادھر لکھا تھا؟ او اللہ تعالیٰ! اس کے آنسو پھر سے گرنے لگے تھے۔ آپ کو ہمیشہ پتہ چل جاتا ہے، میں کبھی بھی آپ سے کچھ نہیں چھپا سکتی۔ وہ بری طرح رو دی تھی۔ آپ کی باری دکھ کے آنسو نہ تھے بلکہ خوشی کے تھے، سکون کے تھے، رضا کے تھے۔ اگر آپ مجھ سے یوں ہی باتیں کرتے رہے تو پھر مجھے جس حال میں رکھے، میں راضی، میں راضی، میں راضی۔ اس نے چہرہ اٹھایا اور ہتھیلی کی پشت سے آنسو صاف کیے۔ اب اسے رونا نہیں تھا، اب اسے صبر کرنا تھا۔ طائف کے پتھر دراصل اب لگنے شروع ہوئے تھے۔ صبر اور شکر۔ اس نے ان دو سہاروں کو بالآخر تھام ہی لیا تھا۔ شام بہت سہانی سی اتری تھی۔ کالونی کی صاف سڑک کی طرف سبز درختوں کے تازہ پتوں کی مہک ٹھنڈی ہوا سے ہر سو بکھر گئی تھی۔ بلقیس اس کی ویل چیئر دھکیلتی سڑک کے کنارے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ ساتھ ساتھ ادھر ادھر کی چھوٹی موٹی باتیں بھی کر رہی تھی، مگر مخمل کا دھیان کہیں اور تھا اور وہ گمسم سی دور افق کو دیکھ رہی تھی جہاں پرندوں کے غول اڑ رہے تھے۔ اس روز کے طوفان کے بعد موسم بہت ٹھنڈا ہو گیا تھا اور اس ٹھنڈی ہوا میں باہر نکلنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بلقیس اس کی ویل چیئر دھکیلتی دور پارک تک لے آئی تھی۔ اس سے آگے ان کے سیکٹر کا مرکز تھا۔ وہاں بوتیکس، شاپس اور ریسٹورینٹس کی چہل پہل تھی اور ایسی جگہوں پہ جاتے ہوئے اس کا دل اب گھبراتا تھا۔ اس نے بلقیس کو آگے جانے سے منع کر دیا۔ بس یہیں پارک تک ٹھیک ہے، اسی میں چلتے ہیں۔ بلقیس سر ہلا کر ویل چیئر اندر لے جانے لگی۔ جب آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا مخمل بی بی، تو صاحب بہت روئے تھے۔ میں نے خود انہیں روتے ہوئے دیکھا تھا، بہت دھچکا لگا تھا ان کو۔ کون؟ ہمایوں؟ وہ چوکی تھے؟ ہاں جی، انہوں نے چھٹی لے لی تھی کئی ماہ، تو وہ اسپتال میں آپ کے پاس ہی رہتے۔ تیمور بابا کو تو بھلا ہی دیا تھا میں نے، بڑا کیا ہے جی تیمور بابا کو۔ بڑا پیارا بچہ تھا ہمارے بابا۔ جب 4 سال کا تھا تو آپ کے لیے پھول لے کر جاتا تھا اور وہاں اسپتال میں آپ کے سرانے بیٹھ کر گھنٹوں بولا کرتا تھا۔ پھر اب کیا ہوا ہے اسے بلقیس؟ اس نے دکھ سے پوچھا تھا۔ بلقیس آہستہ آہستہ پارک کی پتھریلی روش پہ ویل چیئر چلا رہی تھی۔ دور گھاس پہ بچے کھیل رہے تھے۔ ایک طرف ایک بچہ ماں کی انگلی پکڑے رو رہا تھا۔ اسے ہر بچے میں اپنا تیمور نظر آ رہا تھا۔ تیمور بابا ایسا نہیں تھا بی بی، وہ تو بہت پیار کرنے والا بچہ تھا، مگر اب پچھلے 2-1 سالوں میں وہ بہت چڑچڑا ہو گیا ہے۔ صاحب بھی اسے توجہ نہیں دیتے۔ پہلے تو چھوٹا تھا پر اب بہت سمجھدار ہو گیا ہے، ساری باتیں سمجھتا ہے، اس لیے ناراض رہتا ہے۔ اور تمہارے صاحب؟ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ پتہ نہیں بی بی، وہ شروع میں آپ کا بہت خیال رکھتے تھے، پھر آپ کے حادثے کے چوتھے برس ان کی کراچی پوسٹنگ ہو گئی تھی۔ وہ 1.25 سال ادھر رہے، وہاں سے واپس آئے تو بہت بدل گئے تھے جی۔ اب تو 1.5 سال ہو گیا ان کو واپس آئے ہوئے، مگر اب وہ تو تیمور بابا یا آپ کا حال بھی نہیں پوچھتے۔ کراچی میں ایسا کیا ہوا تھا جو بدل گئے؟ وہ کھوئی کھوئی سی بولی تھی۔ معلوم نہیں بی بی، مگر وہ لمحے بھر کو ہچکچائی۔ ان کے کراچی جانے سے کوئی 2 ہفتے پہلے مجھے یاد ہے ادھر آپ کے گھر آپ کے کوئی رشتہ دار آئے ان سے بہت لڑائی ہوئی تھی صاحب کی۔ کون آیا تھا؟ اس نے وحشت زدہ سی ہو کر گردن گھمائی۔ بلکہ اس کے چہرے پہ تذبذب کے آثار تھے۔ اصل میں بی بی، آپ کے رشتہ دار کبھی آئے نہیں تھے، تو وہ جو بس ایک ہی دفعہ آئے تو مجھے یاد رہ گیا۔ آپ کی تایا کے بیٹے تھے۔ کون؟ فواد؟ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ نام وام تو نہیں معلوم، مگر صاحب نے ان سے بہت جھگڑا کیا تھا۔ دونوں بہت دیر تک اونچا اونچا لڑتے رہے تھے۔ مگر ہوا کیا تھا؟ جھگڑا کیوں ہوا ان کا؟ وہ مضطرب اور بے چین سی ہو گئی تھی۔ میں کچن میں تھی بی بی، کچھ سمجھ میں تو نہیں آیا کہ وہ کیوں لڑ رہے تھے، مگر شاید کوئی کچہری وغیرہ کا معاملہ تھا اور دونوں آپ کا بار بار نام لے رہے تھے۔ پھر صاحب نے فرشتے بی بی کو بھی ادھر بلوا لیا۔ وہ پتہ نہیں کچھ بولی یا نہیں، ان کی آواز ہی نہیں آئی مجھے۔ پھر وہ آپ کے تایا زاد چلے گئے اور صاحب دیر تک فرشتے بی بی پہ چیختے رہے۔
मैं खाने का पूछने गई तो देखा कि फरिश्ते बीबी रो रही थी और अपना सामान पैक कर रही थी। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि वो जा रही हैं। मैंने पूछा कि किधर, तो बोली पता नहीं, वो रोती जा रही थी। फिर अगले दिन रशीद ने बताया कि साहब ने अपना ट्रांसफ़र करवाची करवा रहे हैं। फिर साहब चले गए और फरिश्ते बीबी रुक गई। वो दम साधे सारी तफसीलात सुन रही थी। उसके पीछे क्या क्या होता रहा उसे खबर ही नहीं थी। क्या फवाद ने हुमायूं इसके खिलाफ बहकाया था और फरिश्ते को उसने ऐसी क्या बात कही कि वो रोई? वो तो बहुत मजबूत लड़की थी, यूं कभी नहीं रोती थी। उसने तो उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं देखे थे। ओ खुदाया, उसने दोनों सर हाथों में गिरा लिए। वो क्या करे, किससे पूछे? फरिश्ते तो कभी नहीं बताती। हुमायूं से भी उम्मीद नहीं थी और तैमूर तो उसे देखने का रवादार ना था। फिर क्या करे? सब्र और नमाज का सहारा। उसके दिल से आवाज़ उठी थी, बल्कि इसको कोई जानने वाली मिल गई तो वो इससे बातें बिगाड़ने ज़रा फासले पे जा खड़ी हुई थी। मखमल ने कुरान उठा लिया। वो कुरान के बगैर घर से नहीं निकलती थी। उसे आहिस्ता से खोला। कल जिधर से तिलावत छोड़ी थी उन आयात पे निशान लगा था। वो गौर से ध्यान से आगे पढ़ने लगी। ए वो लोगो जो ईमान लाए, तुम इन चीज़ों के बारे में सवाल ना करो जो अगर जाहिर कर दी जाएं तो तुम्हें नागवार हो। लम्हे भर को उसका दिमाग चकरा कर रह गया, मगर फिर फ़ौरन खुद को सरजनिश की। ये कोई फाल निकालने की किताब तो नहीं है, इसलिए उसने मुझे से ऐसे सवाल करने से मना किया है। मैं भी खामखा वो सर झटक कर आहिस्ता से आगे तिलावत करने लगी। अगली आयत दूसरी चीज़ों से मुतल्लिक थी। उसकी सोचों पे बिल्कुल खामोश लब से किसी और तरफ तवज्जो मबजूल करवाती। उसके उलझे दिमाग को सुकून आने लगा। जो भी हुआ कभी न कभी खुल ही जाएगा। उसे परेशान होने की ज़रूरत न थी। वो ज़ेरे लब तरन्नुम से तिलावत करने लगी कि 2 बज चुके थे और हुमायूं अभी तक घर नहीं आया था। वो मुस्तरिब सी लाउंज में बैठी थी, बार बार दीवार पे हवेजा घड़ी को देखती और फिर दरवाजे को। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती जा रही थी, मगर दरवाज़ा हनूत साकत व जामिद था और बाहर भी खामोशी थी। उसके दिल में वसवसे आने लगे थे। न जाने वो ठीक भी है या नहीं। क्या पता उसकी गाड़ी खराब हो गई हो, क्या पता किसी मुश्किल में फंस गया हो। उसने बेख्तियार उसके लिए दुआ की थी। दफातन गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया और फिर गेट खुलने की आवाज़। वो मुड़कर दरवाजे को प्यासी नजरों से देखने लगी। कदमों की आवाज़ और फिर भारी चिड़चिड़ाहट के साथ दरवाज़ा खुला। कैप और स्टिक हाथ में लिए वो थका थका सा यूनिफॉर्म में चला आ रहा था। अंदर दाखिल होकर उसने मुड़कर दरवाज़ा बंद किया और फिर चंद कदम आगे आया। दफातन उसे बैठा देखकर हुमायूं के कदम थमे। चेहरे पे हैरत भरी नागवारी उमड़ आई। तुम इधर क्यों बैठी हो? अस्सलाम वालेकुम, आपका वेट कर रही थी। आपने बहुत देर लगा दी। वो आहिस्ता से बोली थी। मैं देर से आऊँ या जल्दी आऊँ? खुदा के लिए मेरे इंतज़ार में इधर मत बैठा करो। उसने बहुत तहम्मुल से उसका बेजार लहजा सुना। फिर धीरे से बोली, मैं परेशान हो गई थी कि खैरियत मर नहीं गया था। मैं 100 काम होते हैं, अगर आइंदा तुम मुझे इधर बैठी मिली तो मैं घर ही नहीं आया करूँगा। खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो मखमल। वो झिड़क कर कहता तेज़ी से ऊपर सीढ़ियाँ चलता गया। उसने बड़े सब्र व अज़ब से आंसू पी लिए, यहाँ तक कि वो अपने दरवाजे के पीछे गुम हो गया। तब उसने गोद में धीरे से हाथ उठाए और अपनी व्हील चेयर को कमरे की तरफ मोड़ने लगी। कभी तो इसे एहसास होगा कि ये वही मखमल है जो कभी इसकी मनचाही बीवी थी, और जब वो ये महसूस करेगा तो पलट आएगा। उसे यकीन था, और यही यकीन उसने अपने दिल में उठते दर्द को दलाकर दबाया था। वो तारकोल की सड़क पे आज फिर बल्कि उसके साथ अपनी व्हील चेयर पे जा रही थी। उस बाहर का मौसम उसकी तबीयत पे बहुत अच्छा असर डालता था। ये अलग बात थी कि उसकी माजूरी में रत्ती बराबर फ़र्क ना आया था, बल्कि इस इधर उधर की बातें करती इसकी व्हील चेयर धकेल रही थी। वो आज भी उसे नहीं सुन रही थी, बस खामोश मगर पुरसकून निगाहों से उसे दूर उफक को देख रही थी। आहिस्ता आहिस्ता ये ठहराव उसकी शख्सियत का हिस्सा बनता जा रहा था। बल्किस, तुम्हें मेरे ताए के घर का पता है? एकदम ही किसी ख्याल के तहत वो चौंकी और फिर पूछ लिया। ना बीवी, मैं तो उधर कभी नहीं गई। अच्छा, मगर मुझे रास्ता याद है, तुम मुझे उधर ले चलोगी पैदल? वो हैरान हुई। हाँ, ज़्यादा दूर नहीं है। जितना फासला यहाँ से मरकज़ तक का है उतना ही है। मैं पैदल भी आया जाया करती थी। उसे बेख्तियार वो शाम याद आई जब वसीम से अपने रिश्ते का सुनकर वो रोती हुई पैदल ही मस्जिद के सामने सड़क पे आ गई, और उसने हुमायूं से कहा था कि वो बीच राह में छोड़ देने वालों में से नहीं, और फिर चलें। फिर ठीक है, आप रास्ता बताएं। बल्कि इसकी आवाज़ पे वो यादों की हजूम से निकली और रास्ता बताने लगी। छोटी सड़क से एक रास्ता पुल से होता हुआ उनके सेक्टर में जा उतरता था, जिससे वो 20 मिनट में उधर पहुंच सकती थी। आज वो 20 मिनट एक पूरी सदी लग रहे थे। वो इस रास्ते पे जाते ही दूर कहीं खो गई थी। न जाने वो सब कैसे होंगे, इतने ही ऐशो आराम से रह रहे होंगे जितने पहले थे। क्या उनमें से किसी को उसकी याद भी आती होगी? क्या वो कभी अस्पताल भी आए होंगे या नहीं? और ना जाने फवाद ने जाकर हुमायूं से क्या कहा था जिस पे फरिश्ते रोती रही। बहुत याद करने पर भी उसे कोई बात जहन में नहीं आई जो वो हुमायूं से यूं कह सकता था, या शायद उसके सोचने की सलाहियत अब सुस्त होती जा रही थी। ये आपका घर है जी, बड़ा सोना है।
बल्किस कह रही थी और वो चौंक कर इस ऊंचे आलीशान महल नुमा घर को देखने लगी। इसका पेंट, खिड़कियों के शीशे और बैरूनी गेट बदल गया था। वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गया था। ये वो घर था जहाँ उसने अपनी जिंदगी के 21 साल गुजारे थे और फिर उसे वो एक रात निकाली गई थी। बजाय रुखसती की आड़ में उसे घर से बेदखल कर दिया गया था। बेल पिचाओ बल्किस। बल्किस आगे बढ़ी और घंटी बजाई। चंद ही लम्हों बाद कदमों की चाप सुनाई दी, जैसे कोई दौड़ता हुआ गेट खोलने आ रहा हो। उसके दिल की धड़कन ठहर सी गई। वो इतने सालों बाद किसे देखने जा रही थी? फवाद, हसन, आगाजान। दरवाज़ा आहिस्ते से खुला और किसी ने सर बाहर निकाल कर देखा। जी, किससे मिलना है? वो हुलिये और लहजे से मुलाजिम लगता था। बल्किस ने जवाबन मखमल को देखा तो हिम्मत जमा करके बोली, आगा करीम घर पे हैं? मुलाजिम के चेहरे पे जरा सी उलझन उभरी। कौन आगा करीम? आगा करीम जो इस घर के मालिक हैं, जिनका ये घर है। ये हाउस नंबर 230 है ना? आहो जी, ये हाउस 230 है, मगर ये तो चौधरी नज़ीर साहब की कोठी है। इधर तो कोई आगा करीम नहीं रहते। बीबी, कहीं हम गलत घर में तो नहीं आ गए? बल्किस ने हौले से कहा तो उसने सर नफी में हिलाया। नहीं, यही घर है। आगा करीम 7 साल पहले इधर ही रहते थे। 7 साल तो बड़ा लंबा अरसा होता है मैडम जी। खुदा जाने वो अब किधर गए होंगे। अच्छा, आप ठहरो, मैं बेगम साहिबा से पूछ कर आता हूँ। वो उन्हें वहीं छोड़कर अंदर चला गया। चंद लम्हों बाद उसकी वापसी एक नौजवान की हमरा हुई। जी फरमाइए। वो 21-20 बरस का मुहज़्ज़ब और शाइस्ता सा नौजवान था। वो इधर आगा करीम और उनकी फैमिली रहती थी। वो लोग किधर गए? मैम, हम 2 साल से इधर रह रहे हैं। 2 साल पहले हमने एक शख्स आमिर साहब से ये घर खरीदा था। हो सकता है उनको आगा करीम ने बेचा हो, मगर मैं उनके बारे में कतई ला इल्म हूँ। आगा जान ने ये घर बेच दिया? मगर क्यों? वो शौक से रह गई। मालूम नहीं मैम। क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? उसका सर नफी में दाएं से बाएं हिला। लड़का माजरत करके वापस चला गया और वो परेशान सी बैठी रह गई। बीबी, हमसायों से पूछते हैं। उसके मना करने से कबल ही बल्कि साथ वाले घर की घंटी बजा चुकी थी। इस घर में कौन रहता था? खासा जाना पहचाना सा घर था, मगर याद नहीं आ रहा था। बमुश्किल 1 मिनट बाद ही गेट खुल गया। मखमल ने गर्दन उठाकर देखा। इधर खुले गेट के उस पार ब्रिगेडियर फुरकान खड़े थे। शलवार कमीज में मलबूस, चेहरे पे नफासत से तराशीदा दाढ़ी और भरपूर मुस्कुराहट लिए वो इसे देख रहे थे। इन्हें देखकर उसे बहुत कुछ याद आने लगा। अस्सलाम वालेकुम लिटिल गर्ल, मैं काफ़ी देर से आपको टेरेस से देख रहा था। आइए, अंदर आ जाइए। उन्होंने गेट पूरा खोल दिया और एक तरफ को हट के बल्किस उसकी व्हील चेयर धकेलती अंदर रोश पे ले आई। अंदर आ जाइए। वो लॉन घास पे रखी लॉन चेयर्स को जोड़ने लगे, यूं कि व्हील चेयर की जगह बन जाए। कैसी हैं आप? वो इसके सामने वाली कुर्सी पे बैठे और बहुत शाइस्तगी से पूछने लगे। उनका मखसूस लबो लहजा इसी तरह भारी था, अलबत्ता सख्ती की जगह नरमी ने ले ली थी। ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो ज़रा सा मुस्कुराई और सर झुका लिया। फिर कुछ सोच सोच कर इसी झुके सर के साथ कहने लगी, मेरा कुछ साल पहले एक्सीडेंट हो गया था तो मैं जानता हूँ। मैं आपको देखने अस्पताल आता था। उसने हौले से सर उठाया। सुनहरी आंखों में हैरत उभरी। अच्छा? और फिर उसे याद आ गया। हाँ, मुझे नर्स ने बताया था। तो वो आप थे? जी हाँ। वो धीमे से मुस्कुराए। आपकी अमानत ने मेरी ज़िंदगी बदल दी बेटा। वो बिना बिलक झपके इन्हें देख रही थी। मैंने 2 साल वो पम्फलेट नहीं खोले। फिर ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि हर जगह अंधेरा दिखने लगा, तो ना चाहते हुए भी मैंने उनको खोल लिया। मेरा ख्याल था इनमें किसी तंजीम का लिटरेचर होगा या किसी सियासी पार्टी का मंशूर, मगर इनमें तो सिर्फ कुरान की आयत थी और उनका सादा सा तर्जुमा। मैं पढ़ता गया और फिर सब बदल गया, सब ठीक हो गया। मुख्तसर अल्फाज में उन्होंने सारी बात समेट दी। वो चुपचाप उन्हें सुनती गई। आप कुछ अर्सा पहले घर शिफ्ट हो गई थी, मुझे पता चला था। अब तबीयत कैसी है आपकी? आई एम फाइन। फिर लम्हे भर के तौक़ुफ़ के बाद बोली, आगा जान वगैरह किधर हैं? उन्हें घर क्यों बेच दिया? जिन दिनों वो गए थे मैं मुल्क से बाहर था। बस मुलाजिम से ही थोड़ा बहुत सुना था कि शायद तीनों भाइयों ने जायदाद का बंटवारा किया है और घर बेचकर रकम तकसीम करके अलग अलग जगहों पे शिफ्ट हो गए हैं। आपके एक्सीडेंट का भी मेरे मुलाजिम ने ही बताया था। कब की बात है ये? कब बेचा उन्होंने घर? आपके एक्सीडेंट के तकरीबन साल डेढ़ बाद। ओह! उसके लब सिकुड़े और फिर उसने गहरी सांस ली। कोई अंदाज़ा है आपको कि वो कहाँ गए? अब मैं उनसे किधर मिलूँ? ओह नहीं, कतन नहीं। उन्होंने माज़रत ख़्वाना अंदाज में सर नफ़ी में हिलाया। हमारे कभी इतने ताल्लुकात थे ही नहीं। हाँ, आगा असद के बारे में मैंने अपने एक दोस्त से सुना था। वो क्लब में आगा असद के साथ होता था। उनके अल्फाज पे वो चौंकी। दिल ज़ोर से धड़का। क्या सुना था? यही कि उनको कैंसर हो गया था, फिर उनकी डेथ हो गई। आपको नहीं पता चला? वो सांस रोके हक्का बक्का सी बैठी रह गई। आई एम वेरी सॉरी मकबल। उन्हें अफसोस हुआ। कब कब हुआ ये? चंद लम्हे बाद उसके लब फड़फड़ाए, आंखें पथरा सी गई थी। गालबन 5 साल कबल, उनके घर बेचने के 6-7 माह बाद। और उनके बच्चे मास और मोइस तो बहुत छोटे थे। मालूम नहीं। यतीम बच्चे तो फिर मजबूरन रिश्तेदारों के तसल्लुत में ही रहते हैं। अल्लाह उन पे रहम करे। और वो लफ्ज़ यतीम बच्चे मखमल के दिल में खुब गया।
بہت پہلے پڑھی گئی ایک آیت ذہن میں گونجی۔ ان لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے کمزور یتیم اولاد چھوڑ جاتے ہیں۔ سورۃ نساء 9۔ یتیم بچے، اسد چچا کے بچے یتیم ہو گئے۔ آرزو، معاذ، معیز، وہ ابھی تک بے یقین تھی، اور پھر کب وہ بریگیڈیئر فرقان کو خدا حافظ کہہ کر بلقیس کے ہمراہ باہر آئی، اسے کچھ پتہ نہ چلا۔ دل و دماغ بس ایک ہی نقطے پہ منجمد ہو گئے تھے۔ اسد چچا کے بچے یتیم ہو گئے۔ بے اختیار اسے لاؤنج کا وہ منظر یاد آیا، صفحے پہ گری مخمل اور اس کو تھپڑوں اور جوتوں سے مارتے اسد چچا اور غفران چچا۔ غفران چچا نہ جانے وہ کہاں گئے، اور آغا جان سب کدھر چلے گئے، وہ ان لوگوں کو کدھر ڈھونڈے، مگر وہ ان کو کیوں ڈھونڈنا چاہتی تھی؟ اس نے خود سے پوچھا، کیا وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ ان کو کیے کی سزا ملی یا نہیں، کہ آخر یہ قانونی فطرت ہے، یا وہ ان خون کے رشتوں میں محبت میں ان کو یاد کر رہی تھی؟ شاید خون کی محبت غالب آ گئی تھی، یا شاید اپنے سب قریبی رشتوں، شوہر اور بیٹے کے ٹھکرائے کے جانے کے بعد اسے کسی رشتے کی ضرورت تھی۔ ہاں شاید یہ بات تھی۔ وہ انہیں سوچوں میں الجھی گھر واپس آئی تھی۔